आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। इस राज्य में 19 अप्रैल से 3 मई तक रहेगा लॉकडाउन। आखिर कौन से राज्य में हुआ है ये लॉकडाउन का ऐलान, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकार सरकारी कर्मचारियों को EMI पर देगी ई बाइक। देश की सभी जगह लागू हो सकती है ये स्कीम। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर देश के इस पेमेंट बैंक ने एक दिन में बैलेंस की लिमिट को बढ़ाकर किया है 2 लाख रुपए। आखिर कौन से पेमेंट बैंक ने लिया है ये बड़ा फैसला, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी खबर है। इसके अलावा ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए आज एक बड़ी खबर निकल आ रही है सामने। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो राजस्थान में 19 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने दिया है फैसला। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आखिरकार अशोक गहलोत सरकार ने सख्त कदम उठा ही लिया है। देर रात लॉकडाउन के आदेश तो जारी किए गए थे, लेकिन इसे जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया गया है। राजस्थान में 19 अप्रैल से 3 मई तक कुछ जरूरी छूटों के साथ लॉकडाउन लगा दिया गया। हालांकि अशोक गहलोत सरकार ने इसे नाम दिया है जन अनुशासन पखवाड़ा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बाजार, मॉल, सिनेमाघर आदि बंद रहेंगे। होम डिलीवरी के लिए छूट रहेगी। इसके अलावा मजदूरों का पलायन ना हो, इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर जारी रहेगा। इंडस्ट्री को भी लॉकडाउन से छूट दी गई। आपको बता दें कि रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं राजस्थान की अशोक गहलोत की कैबिनेट बैठक में राजस्थान मंत्रियों ने यहाँ पर राजस्थान में लॉकडाउन लगाने का यहाँ पर सुझाव दिया था। इसके बाद निर्णय अशोक गहलोत पर छोड़ दिया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है और इसे कुछ जरूरी छूटों के साथ लॉकडाउन का ऐलान यहाँ पर किया है। आपको बता दें कि राजस्थान में क्या कुछ यहाँ पर बंद रहेगा, क्या कुछ चालू रहेगा, तो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले लोगों के मतलब जो लोग हैं उन्हें टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। इसके अलावा राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा करने के 72 घंटे के पहले की RT-PCR की टेस्ट मतलब 72 घंटे तक पुरानी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये RT-PCR दिखाने के बाद राजस्थान में एंट्री मिलेगी। इसके अलावा गर्भवती महिला और रोगियों को स्वास्थ्य सेवाओं के हेतु यहाँ पर परामर्श को छूट रहेगी। इसके अलावा सभी निजी अस्पतालों एवं उससे संबंधित कर्मचारियों को पहचान पत्र दिखाने पर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को यहाँ पर इन छूट दी गई है। इसके अलावा सब्जियों और फलों को साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा और हाथ ठेले द्वारा शाम को 7 बजे तक बेचा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर किसानों को मंडी जाते समय माल का सत्यापन, वापस जाते समय बिक्री की रसीद और बिलों का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के यहाँ पर खुली रहेगी। इसके अलावा 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन वो करवा सकेंगे। वही टीकाकरण स्थल जा सकेंगे, अपने ID दिखाकर वो यहाँ पर जा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। तो यहाँ पोस्ट करेंगे वैक्सीनेशन की फोटो तो आप भी जीत सकते हैं 5000 रुपए। भारत सरकार दे रही है मौका। कोविड-19 के बचाव के लिए भारत में वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। लोग वैक्सीन लगाने के बाद अपनी फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर तो कर ही रहे, लेकिन अब भारत सरकार इन फोटो को शेयर करने के लिए आपको 5000 रुपए तक यहाँ पर इनाम दे रही है। वो भी सिर्फ एक को नहीं बल्कि हर महीने 10 लोगों को ये इनाम दे रही है। दरअसल MyGov द्वारा वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए एक कैंपेन यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य की वैक्सीन लगवाते फोटो को अगर शेयर करता है तो 5000 रुपये जीत सकता है। MyGov जो ऐप जो वेबसाइट है इसके ऊपर आप फोटो अपलोड करना होगा। यदि आप भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वैक्सीनेशन की फोटो शेयर कर 5000 रुपये का इनाम अगर जीतना चाहते हैं तो इसके लिए आपको MyGov साइट के ऊपर जाना होगा। इसके बाद में यहाँ पर जो वेबसाइट है MyGov उसके ऊपर लॉगिन करना होगा। फिर वहां जाकर आपको जो भी फोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। MyGov की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई इस मुहिम पर हर महीने 10 लोगों को 5-5 हजार रुपये मिल रहे हैं, मतलब 5-5 हजार रुपये जीत सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक दिन में बैलेंस की लिमिट को बढ़ाकर किया है 2 लाख रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार एयरटेल पेमेंट बैंक ने रविवार को घोषणा की है कि वे देश का ऐसा पहला भुगतान बैंक बन गया है जो 2 लाख रुपए लिमिट जिसने की है। वही बैंक ने एक दिन की बैलेंस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। वही एयरटेल पेमेंट बैंक के MD CEO अनुव्रत विश्वास ने कहा है कि RBI का बैलेंस लिमिट को बढ़ाने का फैसला पेमेंट बैंकों की वित्तीय और डिजिटल संवेशन को भारत में आगे बढ़ाने में मदद का ये फैसला है। वही विश्वास ने कहा है कि एयरटेल पेमेंट बैंक में हमने हमेशा माना है कि सबसे ज्यादा बैलेंस लिमिट भुगतान बैंकों के उपभोक्ताओं के इस्तेमाल को बढ़ाएगी, साथ ही औपचारिक बैंकिंग तक आसानी से पहुंचने के लिए अनौपचारिक भारत के बड़े वर्ग जैसे कि छोटे व्यापारियों को इसमें सक्षम करेगी। ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। तो SBI ने अपने 45 करोड़ ग्राहकों को किया है सावधान, मोबाइल में सेव की ये जानकारी तो खाली हो सकता है आपका अकाउंट।
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने करीब 45 करोड़ ग्राहकों को सावधान किया है। बैंक ने ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर अपने ग्राहकों को यहाँ पर सावधान किया है। एसबीआई की ओर से कहा गया है कि देश भर में तेजी से बढ़ते फ्रॉड के मामलों से सावधान रहने की जरूरत है। आपको कभी भी अपने बैंक के खाते से जुड़ी जानकारी मोबाइल में सेव करके नहीं रखनी चाहिए। एसबीआई ने आगाह किया है कि अगर आपने अपना बैंकिंग पिन या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की जानकारी और उसके पासपोर्ट वगैरह सीवीवी वगैरह अगर मोबाइल में सेव कर रखे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं। आपका अकाउंट इससे खाली हो सकता है। ये आपकी एक बड़ी भूल है। इन सभी जानकारियों को अपने मोबाइल से तुरंत डिलीट कर ले। अगर आप भी ऐसा नहीं करेंगे तो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार आप हो सकते हैं। एसबीआई ने कहा है कि ग्राहक ऐसी गलती बिल्कुल ना करें जिससे उनका बैंक अकाउंट खाली हो। भाई कभी भी अपने बैंक अकाउंट और ऑनलाइन बैंकिंग की जानकारी फोन में कभी सेव करके ना रखें। बैंक ने यह अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो आंध्र प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों को ईएमआई पर देगी ई बाइक। देश की सभी जगह लागू हो सकती है ये स्कीम। आंध्र प्रदेश को ई वाहन का हब बनाने के लिए राज्य सरकार एक अनोखी योजना की शुरुआत करने जा रही है। राज्य सरकार केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ मिलकर ईएमआई के आधार पर ई बाइक देने की योजना यहाँ पर सरकार ने बनाई है। ये बाइक 3 साल के वार्षिक रखरखाव के साथ 40 से 100 किलोमीटर की पूरी चार्ज रेंज के साथ आएगी। राज्य सरकार से जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ 24 से 60 महीनों के भीतर राशि का पूरा भुगतान किया जा सकता है। राज्य के ऊर्जा सचिव ने कहा है कि एपी लिमिटेड की नई नवीनीकरण ऊर्जा विकास निगम को सहकारी समितियां और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और पेंशन भोगियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक बाइक प्रदान करने के लिए ईएमआई योजना संचालित करने के लिए जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। उन्होंने कहा है कि स्कीम में गांव, वार्ड और सचिवालय और कर्मचारियों और कम वेतन वाले कर्मचारियों को भी इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा। वही संबंध में जल्दी एक सरकारी आदेश यहाँ पर जारी किया जाएगा। इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार राज्य को ई वाहन हब ई मोबिलिटी को समग्र विकास के लिए एक कार्य योजना यहाँ पर के साथ ही सरकार आने वाली है। राज्य सरकार ने पहले ही यहाँ पर ई व्हीकल पॉलिसी को जारी कर दिया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो तमिलनाडु में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन, 20 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लागू, 12वीं की परीक्षा भी यहाँ पर कर दी गई है रद्द। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने कुछ बड़े फैसले यहाँ पर लिए हैं। तमिलनाडु सरकार ने 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इसके अलावा प्रत्येक रविवार को यहाँ पर पूर्ण लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है और 20 अप्रैल से रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान पूरे राज्य के अंदर किया गया है। वहीं राज्य में कोरोना के हालातों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि 12वीं कक्षा की परीक्षा यहाँ पर रद्द कर दी गई है, लेकिन प्रैक्टिकल की परीक्षा योजना के अनुसार रहेगी। आपको बता दें कि पहले 3 मई से 21 मई तक 12वीं की परीक्षाएं आयोजित कराने की योजना इस राज्य के अंदर थी। आपको बता दें कि इस राज्य के अंदर यहाँ पर नाइट कर्फ्यू के दौरान ऑटो रिक्शा और टैक्सी समेत निजी और सार्वजनिक वाहन पूरी तरह से बंद रहेंगे। ये सरकार ने यहाँ पर ऐलान किया है। बात करते हैं अगले अपडेट की। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 1 जुलाई से बढ़कर आएगी सैलरी। जब से मोदी सरकार ने करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को डीए को बढ़ने को लेकर ऐलान किया है, तब से यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति में है कि ये बदलाव उनकी सैलरी में आकर किस तरह प्रभावित करेगा। तो हालांकि ये तय है कि केंद्रीय कर्मचारी की जो सैलरी है वो 1 जुलाई से बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी इसके बारे में यहाँ पर जो कर्मचारी है वो फिलहाल भय में है। वही सरकार ने पहले ही ये सरकारी ऐलान कर चुकी है कि ये बेनिफिट कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से दिया जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों का डीए है जो 17% से बढ़कर 28% हो जाएगा, जिसमें 3% और यहाँ पर 3% और एक्सपायरी का 4% की बढ़ोतरी शामिल है। वही डीए की ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2021 से बकाया है। वही 7वें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई यहाँ पर किया गया है। ये फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। इससे सरकारी कर्मचारियों की मंथली सैलरी बढ़ जाती है, हालांकि इसमें अलाउंस शामिल नहीं होता है। वही सैलरी बैकअप और सेगमेंट में महंगाई यानी डीए और यात्रा भत्ता यानी डीए और हाउस रेट यानी एचआरए और मेडिकल आदि इसमें शामिल है। वही इस वेतन में जो निलंबित बकाया राशि के साथ साथ डीए के बाद यात्रा यानी टीए भी और बढ़ेगा। वही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने के साथ साथ केंद्र सरकार कर्मचारियों के मंथली पीएफ और ग्रेजुटी के जो कंट्रीब्यूशन है उसमें भी बदलाव करेगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो भारत में कोरोना ने मचाया है हाहाकार, 24 घंटों में मिले हैं 2,73,000 केस, 1619 लोगों की हुई है पिछले 24 घंटों में मौत। भारत में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद में जब भारत की जो टोटल कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या है वो 1.5 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में कोरोना के 2,73,810 नए कोरोना के केस सामने हैं, जबकि 1619 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी 1,29,53,821 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 19 लाख यहाँ पर
इस समय 19 लाख से ज़्यादा यहाँ पर भारत में एक्टिव केस बचे हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में हुई मौतों के बाद मृतकों की संख्या भारत में 1,78,000 पार हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 68,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 503 लोगों ने दम तोड़ा है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अभी यहाँ पर संक्रमितों की संख्या 38 लाख पार है। वहीं मृतकों की संख्या यहाँ पर 60 लाख पार पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में इस समय 6,70,000 से अधिक यहाँ पर फिलहाल एक्टिव केस बचे हुए हैं। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटों में 8,468 नए कोरोना के केस आए हैं। वहीं 53 लोगों की मौत तो केवल मुंबई में हुई है। वहीं बंगाल में भी लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बंगाल में पिछले 24 घंटों में 8,419 नए केस सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं बंगाल में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 8,419 नए मामले सामने आए, जो कि एक दिन में सर्वाधिक मामले हैं। इसके साथ ही राज्य में इस घातक वायरस से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 6,59,000 पार हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस अवधि में महामारी से पिछले 24 घंटों में 28 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक पश्चिम बंगाल में 10,568 लोग जान गंवा चुके हैं। कोलकाता में सर्वाधिक पिछले 24 घंटों में 2,119 नए मामले यहाँ पर सामने आए हैं। इसके अलावा बात करें यूपी की, तो यूपी में पिछले 24 घंटों में 30,596 नए कोरोना के केस सामने आए। 129 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पिछले 24 घंटों में जो मामले आए हैं वो सर्वाधिक अब तक के रिकॉर्ड मामले हैं। 30,596 नए मामले सामने हैं। वहीं अभी तक यहाँ पर जो टोटल मामलों की संख्या है वो 8,51,000 पार हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 129 लोगों की मौत हुई है। 129 की मौतों के बाद यहाँ पर 9,830 व्यक्ति इस वायरस से अब तक यूपी में जान गंवा चुके हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। तो 24 घंटों में दूसरी बार डाउन हुआ है ट्विटर। यूजर्स हुए हैं परेशान। दुनिया भर के करोड़ों लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर कल यहाँ पर शाम को डाउन हो गया। वही यूजर्स को लॉगआउट की दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ा। वही डाउन डायरेक्टर के मुताबिक ट्विटर पर डाउन होने की शिकायतें शाम 5:30 बजे के आसपास आने शुरू हुई थी। इन शिकायतों को लेकर कई यूजर्स ने रिपोर्ट भी यहाँ पर की थी। इससे पहले कल सुबह कुछ लोगों के लिए ये कुछ समय के लिए ट्विटर फिर यहाँ पर डाउन हुआ था। इस बात को कंपनी ने स्वीकार भी किया था। वही कंपनी ने कहा है कि वो उसे ठीक कर रहे हैं। कई लोगों ने स्थित कंपनी ट्विटर ने कहा था कि आप में से कुछ के ट्वीट लोड यहाँ पर नहीं ले रहे होंगे, हम दिक्कतों को दूर कर रहे हैं, आप जल्द ही सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगे। वही 16 अक्टूबर को भी आई थी। इसके अलावा 16 अक्टूबर को भी यहाँ पर परेशानी आई थी। ये पहली बार नहीं है जब ट्विटर डाउन हुआ है। यूजर्स 16 अक्टूबर को भी यहाँ पर, इसमें 16 अक्टूबर के दिन भी यहाँ पर दिक्कत आई थी। वही भारतीय समय अनुसार करीब 7 बजे सोशल साइट ये ठप हो गई थी। वही ट्विटर यूजर्स को साइट पर लॉगिन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।